यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन होता है। करेक्शन होने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है प्राइस, एंड सपोर्ट के बाद प्राइस यहाँ पे बाउंस बैक करता है, एंड बाउंस बैक के बाद एक लेवल के बाद अगेन प्राइस में करेक्शन होता है। इस लेवल को हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, और जो रेजिस्टेंस होगा वो पहला रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए R1 से हमने डिनोट किया है। देन अगेन प्राइस में करेक्शन होता है, प्राइस सेम सपोर्ट लेवल से अगेन बाउंस बैक करता है, यहाँ आप देख सकते हैं, एंड देन रेजिस्टेंस 2 का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से रेंज बॉन्ड ट्रेडिंग सेटअप का फॉर्मेशन होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टिंग गुरुकुल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में, जहां हम रेंज बॉन्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, और हम कोई भी तरह से सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, तो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स इस स्ट्रैटेजी के जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चार्ट पैटर्न रहेगा, हमें डेली चार्ट पैटर्न को यूज करना है। देन अगर हम यहाँ पे रेंज आपको क्रिएट करके देखते हैं, तो यहाँ से एक प्राइस फॉल होता है, यहाँ पे हमने सपोर्ट भी ड्रॉ कर लिया है एंड रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह से रेंज होगा। तो रेंज में मिनिमम 2 सपोर्ट्स होने चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 2 रेजिस्टेंस होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे सपोर्ट 1 है, एक सपोर्ट कंसिडर करेंगे, देन हमारा ये रेजिस्टेंस 1 है, और देन सपोर्ट 2 है, इसको सपोर्ट 2 कंसीडर किया है, एंड देन रेजिस्टेंस 2। तो 2 सपोर्ट्स एंड 2 रेजिस्टेंस। अब कह सकते हैं कि ये भी तो हमारा सपोर्ट होगा, बट ये नहीं हम कंसीडर करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि ये सपोर्ट तब कंसीडर करते हैं जब ये पहला रेजिस्टेंस होता। जैसे कि हमारा ये रेजिस्टेंस पहला है, इसके बाद ही हम देन नेक्स्ट सपोर्ट को कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा सपोर्ट कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस 1 का फॉर्मेशन होना चाहिए, देन सपोर्ट 2 का। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस 1 का फॉर्मेशन के बाद इसको हम रेजिस्टेंस 2 कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि इसके बाद सपोर्ट 2 का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यानी हमारा जो फॉर्मेशन इस तरह से होगा, सपोर्ट 1, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस 1, फिर सपोर्ट 2, देन रेजिस्टेंस 2। तो इस तरह का हमारा फॉर्मेशन होना चाहिए, और फिर फाइनली हमारा सपोर्ट 3 जो रहेगा वो बाइंग लेवल रहता है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ सब पॉइंट्स है, जैसे नो गैप इज कंसिडर। गैप का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको हम रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे इसको हम रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे भी गैप है। तो ये सपोर्ट के टाइम पे जब ये रहता है, तो हम इसको अगर सपोर्ट कंसीडर कर लेते, ये S3 सपोर्ट कर लेते, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक गैप रहेगा। तो यही गैप को हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए, और स्पाइक को नेग्लेक्ट करना चाहिए, या स्पाइक है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट के दौरान एक अच्छा खासा स्पाइक आया था प्राइस पे, यानी कि चार्ट पैटर्न में एक अच्छा खासा मूव आया था, तो ये स्पाइक है, तो इसको हम रेजिस्टेंस 1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अभी जब सपोर्ट की बात आती है, तो सपोर्ट में S2 जब कंसीडर हमने करा था, तो यहाँ पे एक स्पाइक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये सपोर्ट है। नहीं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो स्पाइक है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है रेंज का, ये होना चाहिए कि रेंज जो है ना ग्रेटर देन आपका 20% होना चाहिए। यानी कि 20% कम होने से हमें रेंज को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हमें 20% का मूव चाहिए ही चाहिए। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी रेंज का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो जैसे यहाँ से स्टार्टिंग है रेंज का फॉर्मेशन का, तो वहाँ से लेके आज तक, यानी कि जब हमारा बाइंग जोन क्रिएट होता है, वहाँ तक जो फाइनेंशियल मस्ट नॉट बी बैड, यानी फाइनेंशियल पुअर नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका नेट प्रॉफिट जो है कि वो प्रीवियस, जैसे यहाँ पे 2022 का कंपैरिजन में आज के डेट में 2024 में जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, यानी फाइनेंशियल्स बैड नहीं होने चाहिए। तो हमें फाइनेंशियल्स को अच्छे तरह से चेक कर लेना चाहिए। फाइनेंशियल्स के लिए हम स्क्रीनर पे चलते हैं। तो जस्ट सिंपल यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, और मार्च 2022 से कंपेयर करते हैं। तो 2022 में जो आपका सेल्स था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,762 करोड़ का था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ का आज की डेट में 11,268 का है, और मार्च 2024 में 11,199 करोड़ का इनका सेल्स था। सेल्स इंप्रूव हुए, और अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 833 करोड़ से इंक्रीज होके आज की डेट में, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 1147 करोड़ का है, और मार्च 2024 का 1170 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ से ये पता चलता है, क्लियरली ये चीज़ पता चलता है कि यहाँ से फाइनेंशियल्स इनके खराब नहीं हुए।
तो अब एक सिंपल सा सवाल आता है कि फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं तो शेयर प्राइस क्यों डाउन हुआ। तो शेयर प्राइस डाउन होने के कारण है सेंटिमेंट्स, मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव है। जैसे कि अभी के दौर पे सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि FII का नेट सेल इतना करोड़ का है, तो कुछ समय बाद ये सेंटिमेंट चेंज भी हो जाएंगे कि FII नेट बायर्स भी हो जाएंगे, क्योंकि जो बिग बॉयज है वो भी हैंडल नहीं कर सकते इतना ज़्यादा ड्रॉ डाउन उनके पोर्टफोलियो में, क्योंकि रीजंस क्रिएट किए जाते हैं प्राइस को डाउन लाने के लिए, वैसे ही रीजन क्रिएट किए जाएंगे प्राइस को अप लाने के लिए। इसीलिए नथिंग टू वरी है, ठीक है। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपके ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, इस सिनेरियो में लॉस बुक नहीं करना है, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना है कि सिंपल रूल्स ऑफ यूनिवर्स क्या है कि चैंट करे, भगवान से मांगे और उसको रिसीव भी करे और साथ ही साथ इंजॉय करें, खुश रहना है। ऐसा ही मैं ट्रेडिंग स्किल्स आपको सिखाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग।